नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दोस्तों, दर्शकों, आज एक बार फिर हमारे साथ आज की बातचीत में हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी से मुलाकात बाद में करेंगे, लेकिन जरा आज के विषय से आपका परिचय करा दें। राहुल गांधी। आप सोचेंगे इस एक अकेले व्यक्ति के पीछे हम इतने ज्यादा हाथ पैर धो के क्यों पड़े हुए हैं? दरअसल राहुल गांधी जी में कुछ खास बात है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के समय ठीक एक हफ्ते पहले अपनी कथित भारत न्याय यात्रा लेके निकल जाते हैं। और वो उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा गिरोह, उनका पूरा इकोसिस्टम लगभग ये माहौल बना देता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने को आमादा है। दरअसल राम मंदिर पर जिस तरीके का विवाद किया कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा के और तमाम तरह के उल जलूल बयान देते हुए, वहां ये लगा कि शायद 2024 का चुनाव राहुल गांधी के मन में नरेंद्र मोदी से लड़ना नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर लड़ना है। अब देखिए ना, जो यात्रा भगवान श्री राम के विरोध स्वरूप शुरू हुई थी एक हफ्ते पहले प्राण प्रतिष्ठा के, उसका समापन हुआ कल मुंबई में। और मुंबई की रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी पहले राम से लड़ रहे थे, अब वो नरेंद्र मोदी से नहीं, शक्ति से लड़ेंगे। ऐसे में मेरी व्यालोक भाई से बात हो रही थी कि आज सुबह ही एक वीडियो हमने किया है राहुल गांधी पर, लेकिन जब राघव और शक्ति के बीच का मामला हो तो निराला याद आ जाते हैं, जहां राम और शक्ति का एक रचना है, दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे उसको। क्या अपनी राजनीतिक बिसात की जमीन पर राहुल गांधी राम से जब नहीं लड़ पाए, राम से, राम के मंदिर से, बने हुए मोदी के ग्राफ से नहीं लड़ पाए, तो अब मुंबई पहुंचते पहुंचते वो शक्ति यानी मां जगदम्बा, नारी स्वरूपा, देवी स्वरूपा, उनसे लड़ने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी से नहीं है, हमारी लड़ाई शक्ति से है। राम यानी राघव और शक्ति का क्या रिश्ता है? और राहुल गांधी आखिर व्यवस्था की किस जमीन पर खड़े हैं, यहां वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लड़ाई करते हुए दिखते हैं मोदी को छोड़ के, और कहीं अब आके वो मां जगदम्बा का नाम लेते हैं, शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। व्यालोक भाई, मोदी के बहाने लड़ते लड़ते राम से लड़े, और अब जब यात्रा खत्म किया तो सीधे साक्षात भवानी मां जगदम्बा, शक्ति स्वरूपा, उनसे लड़ने की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, आपके इस प्रिय पात्र राहुल गांधी के भाषण कौन लिख के देता है साहब? कौन वो गुणी लोग हैं जो कभी इनको राम से लड़ाते हैं, कभी इनको शक्ति से लड़ाते हैं? सभी दर्शकों को जय सिया राम। और विषधर राहुल के जो मेंटोर हैं वो करैत हैं, गेहूं है, और उनका अगर आप नाम लेंगे तो वो उनको नाम से पुकारता है। जब वह अपनी स्पीच भूल जाता है तो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कहता है कि अरे जयराम, मतलब जो जयराम उसके बाप की उम्र का है उसको वो नाम से बुलाता है। ये उसके संस्कार है। जहां तक उसके भाषण लिखने की बात है तो बिल्कुल आप लोगों का अनुमान ठीक है, उसके भाषण ठीक वही वीडियो लिख रहा है जो चाह रहा है कि हम तो डूब गए सनम, अब तुम्हारे बचे खुचे निशान भी मिटा देंगे। इसकी तानाशाह दादी ने एक यूनिवर्सिटी खोली थी अपने बाप के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसी के 5-6 गिरोही हैं जिन्होंने विषधर राहुल और प्रियंका वाड्रा दोनों को अपने कब्जे में लिया हुआ है, और उनके भाषण वही लिखते हैं। खासतौर से हिंदी के जो भाषण लिखे जा रहे हैं वह इतने मजेदार हो रहे हैं और इतनी कमीनगी से भरे हुए हैं कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह व्यक्ति वेटिकन का एजेंडा चलाने को आमादा है। या भले कभी धोती पहनते हुए, लटपटाते हुए किसी मंदिर में दिख जाए, क्योंकि इसके खून में वो है।
इसके संस्कार में वो है। डायनेस्ट जो होते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि जमीनी सच्चाई उनको नहीं पता होती है, क्योंकि राहुल बाबा जब विषधर राहुल नहीं बने थे और राहुल बाबा थे, 4-5 साल के क्यूटी क्यूटी राहुल थे, तब भी 60 वर्ष का व्यक्ति उसको ऐसे प्रणाम करता था, और वह किसी बच्चे को खिलाने के अंदाज में नहीं होता था। सिद्धार्थ शंकर राय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, बहुचर्चित फोटो है। उसी तरह विषधर राहुल जब बड़ा होता है तो इसका जूता या चप्पल कोई कांग्रेसी नेता ढोता है, जिस पर बहुत बवाल हुआ था। कोई 70 साल का बुजुर्ग इसका पैर छूता है, अखिलेश यादव का पैर छूता है, और ये लोग उस पर न उसको मना करते हैं न ही उसको रोकते हैं। इन जितने भी खानदानी जो कोट अनकोट खानदानी जो दलदल हैं, इनको लगता है, खास तौर से ये जो कांग्रेस नाम का वायरस है, इसके जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जो अलंबरदार हैं, उनको ये लगता है कि यह देश उनकी चारागाह है और यह देश उनके चरने के लिए बनाया गया है। इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। भाई, बेटे का जन्मदिन मनाना है, नेवी का जहाज बुला लो, चले जाओ अंडमान। बिटिया का जन्मदिन मनाना है, एयरफोर्स मंगा लो। सोनिया माइनो 10 साल तक एयरफोर्स और भारतीय नेवी के जहाजों का उपयोग करती रही, किस हैसियत से, किस चीज से पता नहीं, न उधो का लेना न माधो का देना, फिर भी हर एक फाइल सबसे पहले उसके पास पहुंचती थी। एक इन्होंने जबरदस्ती का एक बनाया कोऑर्डिनेशन कमेटी और उसका हेड बनाया। ऐसे कितने वीडियोस हैं हमारे पास जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े हैं और फॉरेन डेलीगेशन आया है तो पहले सोनिया गांधी ने उसका स्वागत किया है। यह छटपटाहट है, यह डेस्परेशन है, यह विकृत मानसिकता है विषधर राहुल की। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश जो मेरी चारागाह था, जिस पर 3 पीढ़ी तक हमने शासन किया, मेरा वक्त आने ही वाला था, तभी ये चाय वाला कहां से आ गया। आप देखिए उसकी भाषा कितनी नफरत से, कितनी घृणा से सनी हुई है। जो नरेंद्र मोदी उसके बाप की उम्र से भी बड़े होंगे शायद, उनके बारे में वह कहता है, हेयार्थक शब्दों का उपयोग करता है कि नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है, नरेंद्र मोदी असली व्यक्ति नहीं है। अगर उम्र का लिहाज नहीं भी करना है तो भी वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि पिंकी वाड्रा ने एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की सभ्यता के अनुरूप कहा था कि अरे वो तो मेरी बिटिया सरीखी हैं, तो वह इसको मुद्दा बनाना चाह रही थी। उसने कहा कि मैं शहीद की बेटी हूं। अरे तुम्हारी शहादत, हाँ तुम शहीद की ही बेटी हो, तुम बलिदानी की बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो था उसने अपनी मौत बुलाई थी और वह कोई देश की खातिर बलिदान नहीं हुआ था। हाँ, शहीद का जो मतलब है, हमारे दर्शक श्रोता देख लें कि शहादत किसको कहते हैं, तो वो सचमुच शहीद ही हुआ था। तो ये राहुल गांधी जो है, ये शक्ति पर जो बोला है उस पर तो अभी हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी छटपटाहट जो है कि मैं सत्ता से दूर क्यों हूं, मैं मां, क्या मैं इतना बुरा हूं मैं मां, मुझे सत्ता दिलवाओ ना, मुझे लॉलीपॉप दिलवाओ ना मां। और मां से अब ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बहरहाल मां से तो एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना नहीं हो पा रहा है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सामने है कि कैसे राजस्थान से बैक डोर से राज्यसभा पहुंची हैं ताकि लुटियन का बंगला उनका जारी रहे। अच्छा व्यालोक जी, ठीक है, आप सत्ता से नहीं मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट हैं, आपकी नेतागिरी चल नहीं पा रही है इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हैं, आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है आप इसलिए फ्रस्ट्रेट हैं, ये सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन
इस सब से निपटने के लिए आप सनातन हिंदू धर्म को गाली देंगे? ये दवा कहाँ से आपको समझ में आती है? दूसरा, आप लगातार हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनका आप अनादर करेंगे। प्रतीक पुरुष जो हैं, उनका अनादर करेंगे, देवों का अनादर करेंगे। आप जो है सनातन के विनाश की बात करने वाले लोगों को अपने इंडिया अलायंस में लेके चलेंगे। जब शक्ति से लड़ने की बात वो कर रहे थे राहुल गांधी, तो उसी समय उस नन्हे स्टालिन, नाबालिग स्टालिन का पिता मुख्यमंत्री तमिलनाडु भी मौजूद था, जो और उसका पूरा गिरोह सनातन के खिलाफ इतनी सारी बातें करता है। आखिर मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी से राजनैतिक लड़ाई लड़ के और जीतने का कोई ख्वाब राहुल गांधी आखिर सनातन और हिंदू धर्म को गाली देते हुए क्यों खोज रहे हैं? इसकी कोई वजह होगी। इसकी वजह है, और हम लोगों की दिक्कत है कि हम लोग इस वजह को अभी तक जानते बूझते भी उसको इग्नोर करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं। इसकी वजह आप याद कीजिए 2004 से 2014 का शासनकाल, जब सोनिया माइनो इस देश की प्रधानमंत्री थी। और दर्शकों, मुझे पता है, आप मुझे प्लीज करेक्ट मत कीजिएगा, सोनिया माइनो ही इस देश की प्रधानमंत्री थी। तो आप याद कीजिए उस वक्त क्या-क्या हुआ था। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जो कानून लाए गए, उसके जरिए क्या किया गया। उसके बाद अल्पसंख्यकों के जो नाम पर जो किया गया, हज की सब्सिडी को क्या-क्या किया गया, और उसके बाद जो हुआ, वक्फ बोर्ड के साथ क्या-क्या हुआ। सांप्रदायिक हिंसा बिल जो लाने की कोशिश की गई, और ईश्वर की कृपा से हम लोग बच गए, अन्यथा क्या होता। क्या इसमें कोई संदेह था कि सोनिया माइनो दिल्ली में बैठकर वेटिकन का शासन चला रही थी? अगर किसी को इसमें संदेह है तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और विषधर राहुल को जबरन गांधी नाम देकर, उसको दत्तात्रेय गोत्र का बताकर, ये जो धिम्मी हिंदू हैं, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे टाइप धिम्मी हिंदू या क्रिप्टो क्रिश्चियन, मुझे तो लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ही हैं। हाँ, उन्होंने अपने दलित नाम को नहीं हटाया है क्योंकि उसका भी फायदा लेना है। तो इन लोगों के अलावा क्या इसमें किसी को कोई संदेह है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक खांटी कैथोलिक ईसाई मनस्थिति में पले बढ़े और लिखे व्यक्ति हैं? और अगर कोई कैथोलिक ईसाई है तो वह अपना एजेंडा ही चलाएगा। चूंकि अब हम जिहादियों के बारे में जानने लगे हैं, तो अब हमें थोड़ा जल्दी उन्हें पहचान लेने का अवसर मिलता है कि चलो भाई ये जिहादी है। लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियन तो छुपे हुए हैं। स्टालिन भी कहने को हिंदू है, लेकिन वो हिंदू थोड़े ना है। उसका बेटा उदयनिधि बाकायदा एक प्रैक्टिसिंग, और इसीलिए ये लोग नए नए शब्दावली लाते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। व्हाट द हेल इज दिस? प्रैक्टिसिंग हिंदू क्या होता है? क्योंकि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो तुम, चूंकि तुम्हारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा है, चूंकि तुम्हारे यहाँ जो चर्च की सुप्रीमेसी है, और उसको या तो तुम मानोगे या नहीं मानोगे, तो उस आधार पर यूरोपियन बर्बरों ने, श्वेताभ मालिकों ने, जो लगातार इस चीज से ग्रस्त थे, व्हाइट मैन्स बर्डन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, कि हम सबको सभ्य बनाएंगे, जबकि उनके यहाँ 500 साल पहले तक वो भीख मांग रहे थे और उनके यहाँ खाने को नहीं था। 500 साल या 600 साल मान लीजिए, 700 साल मान लीजिए। अब कुछ लोग लेके चले आएंगे कि भाई कैम्ब्रिज तो 800 साल पहले बन गया था जी, फलनवा ये हो गया। लेकिन आप पूरे यूरोप की हिस्ट्री देखिए ना, 600 साल पहले तक वो महिलाओं को जला रहे थे, गैलीलियो को मार रहे थे, केपलर को फूंक रहे थे, यही तो था। तो जिहादियों से ये इंच भर भी कम नहीं है। और अगर वंश वृक्ष देखें तो भाई मोतीलाल नेहरू, मैं मान लेता हूं हिंदू, और उनकी पत्नी हिंदू। जवाहरलाल
दुर्भाग्यवश हिंदू लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदू। चलिए, कमला नेहरू हिंदू, उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी हिंदू, उनका पति फिरोज खान पारसी, और भारत में अभी भी पति परंपरा चलती है। तो राजीव गांधी कौन हुआ? पारसी हुआ ना, कम से कम पारसी हुआ साहब। और अगर मातृ परंपरा चलानी है तो राजीव गांधी का ब्याह किससे हुआ भाई? सोनिया माइनो से, कट्टर कैथोलिक ईसाई। तो वहां मातृ परंपरा नहीं चलाओगे, इधर मातृ परंपरा चलाओगे। जैसे फिरोज खान की कब्र पर आज तक ये लोग मूतने भी नहीं गए हैं। और बार बार मैं दादी की बेटी हूं, मेरा नाक दादी से मिलती है, मेरी दादी ने बलिदान दिया, मेरे पापा ने बलिदान दिया, शहीद हो गए। पारसी और ईसाई के घालमेल से हिंदू कैसे पैदा होगा, ये मुझे बता दीजिए। तो वो जो भी है वो मिनिमम पारसी है, मैक्सिमम ईसाई है, और ईसाई ही है। तो ईसाई अपना एजेंडा चला रहा है भाई, वो उस पर हम लोग आश्चर्यित क्यों हो रहे हैं? हमें आश्चर्यित नहीं होना चाहिए। विषधर राहुल बिल्कुल अपना एजेंडा चला रहा है, उसको सनातन को इरेडिकेट करना है, और उसका एक लक्ष्य है। इस देश की जनता अगर उसे वोट दे रही है, 40 सांसद भी दे रही है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये साफ समझा जाए, और राहुल गांधी अब इसको जता भी रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी, उनकी पूरी कांग्रेस, उनकी माताश्री, उनके बाकी सारा जो उनका अपना गिरोह है या उनका जो इकोसिस्टम है, शुरू में दर्शकों अगर आपको याद हो तो राम मंदिर का जब न्योता मिला था, उसके विरोध की बात हुई, तो हल्का फुल्का सकुचा रहा था जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का। इकोसिस्टम जब मैं कहता हूं तो जो उनके समर्थित यूट्यूबर्स हैं, जो सो कॉल्ड उनके पैरोकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, उन्होंने शुरुआत में थोड़ा संकोच बरता था व्यालोक जी, लेकिन बाद में वो उतने ही ज्यादा बेशर्म होते गए, और इतने ज्यादा बेशर्म हुए कि राहुल गांधी की आज हिम्मत हौसला उनका इतना बढ़ गया है कि वो जब यात्रा खत्म कर रहे हैं, शुरुआत किया तो उन्होंने राम के अनादर से, और खत्म किया तो अब वो नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, आज सुबह ही जो हम लोगों ने बातचीत किया था उसमें ये बात रह गई थी, तो इस पर हम लोग अब बात कर रहे हैं। आप सोचे जरा, उन्होंने उस वक्तव्य में क्या कहा कि मैं कभी न कभी इनका सरकार नहीं आएगी, कभी न कभी तो ऐसा होगा। तो वो कभी न कभी की बात कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन, 2029 का या कोई इलेक्शन उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता क्या अब ये समझी जाए कि इस देश की सनातन संस्कृति, इस देश के हिंदू के खिलाफ है, और दरअसल उनका एजेंडा कोई सरकार बनाना, चुनाव लड़ना, जीतना नहीं जीतना, ये सेकेंडरी है। पहला उनका ये है कि सनातन का विनाश करेंगे वो। क्या ये समझ लिया जाना चाहिए? ये सेकेंडरी भी नहीं है, ये टर्शियरी या फिर पांचवें छठे पायदान पर है। वह व्यक्ति बोल चुका है कि पूरे देश में केरोसिन तेल छिड़का हुआ है, बस आग लगाने की देर है। वह व्यक्ति बार बार ओबीसी ओबीसी की माला जप रहा है, जबकि इस देश में प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। मुझे इस बात की गलीज बात करनी पड़ रही है। इस देश के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी हैं, लेकिन वह व्यक्ति इतना जड़ है, इतना मूर्ख है कि वह लगातार ओबीसी की बात कर रहा है, जातीय जनगणना की बात कर रहा है, क्योंकि उसको सनातन को मिटाना है, उसको हिंदुत्व को मिटाना है। विषधर राहुल को इस देश में चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल और केवल इस देश की जो सनातन परंपरा है उसका मूलोच्छेद करना है। जो काम उसकी माताजी नहीं कर पाई, वही काम उसको करना है। बस इतनी सी बात समझनी है। बिल्कुल ठीक बात है। और हमें ऐसा लग रहा है, दर्शकों आपको भी लग रहा होगा, कि राहुल गांधी को क्यों एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल पर्सनालिटी कहा जाता है और समझा जाता है। हालांकि वो अपने काम में बड़े स्मार्ट हैं और बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी को नेता मानना, राहुल गांधी को इस देश के राजनीतिक जो संरचना है उसमें कोई जगह बना के देश के लिए कुछ करना, चाहे देश अच्छा करना चाहे बुरा करना, ये समझना ही बेकार है। क्योंकि ये बात अब सीधे सीधे समझ में आ रही है
कि वो राहुल गांधी जो 2024 का चुनाव सामने नहीं देख रहे, वो राहुल गांधी जो 2029 और कभी न कभी भाजपा का सरकार जाएगी इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन वही राहुल गांधी जब अपने सनातन विरोधी एजेंडे की बात आती है तो वो सनातन के नाश करने वालों के साथ होते हैं, वो राम से लड़ते दिखते हैं। और अब उनका फ्रस्ट्रेशन कहिए या उनका अपना एजेंडा कहिए, निजी एजेंडा जो उनका है, वो सामने रखते हैं और अब शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। उनके एजेंडे में भाजपा से लड़ना नहीं है। अगर चुनाव होता तो भाजपा से लड़ते, अगर चुनाव उनके मन में होता, उनकी प्रायोरिटी होती है तो नरेंद्र मोदी से लड़ते। नरेंद्र मोदी पे हजार तरीके के आरोप लगाते, लेकिन कभी राम को, कभी जगत जननी मां जगदम्बा शक्ति को इस तरीके से बेइज्जत करना राहुल गांधी का निजी, उनके खानदान का निजी एजेंडा है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी एक कुनबे की पार्टी है, इसलिए वे एजेंडा जो राहुल गांधी का है, उनकी मां का है, उनकी बहन का है, वही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। इस बात को अब समझना होगा और ये देश इस बात को समझ रहा है। देखते हैं, राम से लड़ने निकले राहुल गांधी आखिरकार लड़ते लड़ते शक्ति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये लड़ाई उनको कहां ले जाती है, ये देश और हमारे दर्शक आज के इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आइए व्यालोक जी को धन्यवाद देते हैं और मुझे और व्यालोक जी को आज का ये वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।